नमस्ते, मैं नीलकमल अपने YouTube चैनल के हिंदी मंच पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई लघु नाटिका अंधेर नगरी चौपट राजा का पठन और श्रवण कर रहे थे, यानी कि मैं पढ़ रही थी और आप सुन रहे थे। तो हम लोगों ने 3 अंक तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम चौथा अंक पढ़ेंगे। पूरी नाटिका जो है वो 6 अंकों में विभाजित है, तो आज हम चौथा अंक पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। थोड़ा सा संदर्भ मैं दे दूं, क्योंकि पहले हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था कि जो गुरु थे वो मना करते हैं, अपने चेले को आगाह करते हैं कि ये नगरी अच्छी नहीं है, अतः यहाँ पे नहीं रहो, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ का मूल्य जो है वो सही नहीं आंका जाता। लेकिन चेले को थोड़ा सा लोभ होता है, थोड़ी लालच होती है और वो वहीं पे रुक जाता है और ये कहता है कि ठीक है, जब कभी भी मुझे कोई समस्या आन पड़ेगी तो मैं आपका स्मरण करूँगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चौथा अंक जो है ये राज्यसभा का सीन है, जिसमें कि राजा हैं, मंत्री हैं, सेवक वगैरह हैं, नौकर हैं और सबकी वार्तालाप आपस में क्या क्या होती है ये देखते हैं। चौथा अंक, स्थान राज्यसभा, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्ला के कहता है, पान खाइए महाराज। तो राजा कहता है, क्या कहा? सुपनखा आई है, और भागने लग जाता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़ के, मंत्री जो है वो राजा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, यह कह रहा है कि पान खाइए महाराज। राजा कहता है कि दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाए जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें राजा किस तरीके से अपना न्याय करता है, ये देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राज व्यवस्था रही होगी उस समय में। कुव्यवस्था कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि गलती कोई करे या फिर किसी की गलती हो या ना हो, उसको सज़ा निर्धारित कर दी जाती है। तो यहाँ भी बेचारे ने कहा कि भाई पान खाइए, और महाराज को गलत सुनाई पड़ गया कि सुपनखा आई है, तो इसमें उसका क्या दोष था, पर उसको 100 कोड़े लगाने का आदेश हो गया। ठीक है, तो मंत्री समझाता है राजा को कि महाराज इसका क्या दोष है, ना तमोली पान लगा कर देता, ना यह पुकारता। तमोली जो होता है, जो पान बनाता है, उसको कहते हैं। तो मंत्री समझा रहा है, मतलब मंत्री भी वैसा ही है, मंत्री समझा रहा है राजा को कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ना तो तमोली पान लगा के देता और ना यह चिल्ला के आपको कहता कि पान खाइए महाराज। तो राजा कहते तो ठीक है, तमोली को 100 कोड़े लगाए जाए। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई की आवाज़ आती है। तो राजा बोलता है, ठीक है, कौन आया है? तो बोलता है, उसको पकड़ के लाओ। तो सेवक उसे पकड़ के लाता है। अब देखिए कौन है, फरियादी कौन है वो जरा देखिए। फरियादी कहता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी नहीं होगा। राजा, फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। फरियादी ने यह फरियाद किया है कि कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दब के बकरी मर गई। तो राजा कह रहे हैं, ठीक है, दीवार को पकड़ के लाया जाए। मतलब राजा कितना बेवकूफ़ है
ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे जीव और निर्जीव में भी अंतर नहीं पता चल रहा और वो एक शासन व्यवस्था संभाल रहा है। तो आगे देखिए, मंत्री कहता है महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती, क्योंकि राजा नौकर को कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। मंत्री कहता है महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा नहीं लाई जा सकती तो उसका कोई भाई, लड़का, दोस्त, आशना, कोई जान पहचान का हो, उसे ही पकड़ के ले आओ। मंत्री कहता है कि महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका कोई भाई, बंधु, आशना नहीं होता। ठीक है, फिर कल्लू बनियों को पकड़ के ले आओ। तो सेवक जाता है और कल्लू बनियों को पकड़ के लाया जाता है। राजा पूछते हैं कि क्यों वे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री समझाता है कि बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा हाँ बकरी, इसकी बकरी क्यों मर गई, बोलो नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। वो कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने इस तरह की कमज़ोर दीवार बनाई कि वो गिर गई। तो राजा कहता है कि मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ के लाया जाए। तो फिर सभी जाते हैं सिपाही लोग और कारीगर को पकड़ के दरबार में हाजिर किया जाता है। कारीगर कहता है कि महाराज चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, इसमें मेरा क्या दोष है। राजा कहते हैं कि अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। तो कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबड़ी कैसे मर गई। चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। चूने वाला कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी मिला दिया, उस वजह से चूना बोदा बन गया होगा और उसी की वजह से दीवार कमज़ोर पड़ गई होगी, मेरा कोई दोष नहीं है। तो राजा क्या कहता है, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों भी भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर गई और दीवार दब गई। मतलब राजा को ये तक नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। वो ये कह रहा है कि बकरी के गिरने से दीवार मर गई। तो मंत्री फिर समझाता है कि क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया होगा। राजा अच्छा तो कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। अब वो कहते हैं कि भिस्ती को निकाल के लोग ले जाते हैं और फिर कसाई को पकड़ के लाया जाता है दरबार में। तो राजा फिर से उससे पूछते हैं कि क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी गिराई। तो राजा जो है वो कसाई से पूछते हैं कि तुमने मशक ऐसी क्यों बनाई जिसमें कि दीवार गिराई बकरी दबाई। कसाई कहता है महाराज गड़ेड़िए ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा तो कसाई को निकालो, डंगेरिए को लाओ। तो कसाई निकाला जाता है और गड़ेड़िया आता है। अब गड़ेड़िए से पूछ रहे हैं राजा कि क्यों बे ऊख पौंडे के गड़ेड़िए ऐसे बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गड़ेड़िया महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी का भेद नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि उधर से कोतवाल साहब की सवारी निकल रही थी तो फिर मुझे छोटे बड़े का अंतर नहीं पता चला और गलती से मुझसे बड़ी मशक बन गई। राजा अच्छा इसको निकालो और कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ के लाओ, यानी तुरंत पकड़ के लाओ। तो गड़ेड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेड़िया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। मतलब राजा क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है, उसे न्याय करने की हड़बड़ी है या क्या करना है उसे, कि कुछ भी सेंटेंस बोल रहा है। वो बोल रहा है कि क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची
जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल कहता है कि महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? अच्छा, मंत्री जो था वो खुद ब खुद सोच रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। सज़ा जो है सो किसी और के लिए निर्धारित थी और ये निर्धारित सज़ा बदलती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ राजा जो है इसकी वजह से सारे के सारे नगर को ही फांसी की सज़ा दे दे। तो कोतवाल से कहता है कि यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा कहता है, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है। अर्थात चौथा अंक यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे चतुर्थ अंक समाप्त होता है। पांचवें और छठे अंक को लेकर मैं पुनः हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।